हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप टाइम पर करिए क्योंकि क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही है। आप भी टाइम पर आइए, सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे। ठीक है, 2 टाइम पे हम क्लास ले रहे हैं। कभी कभी बीच में डिले हो जाएगा, मैं टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका सेकेंड पेपर है 50 नंबर का, वो हम देखेंगे। ठीक है, आप सभी शालिनी डेयर क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शालिनी डेयर क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा, किसी से भी ले लीजिए और वहाँ से ज्वाइन करिए। पीडीएफ लीजिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज करिए और मेरे साथ रोज़ क्लासेस करिए, तो आपकी हर एक चीज़ें टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपको रिवाइज करते चलना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास क्या है। होपफुली काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको समझ में भी आएगा। ये है आपके सामने आज का नया टॉपिक, नया चैप्टर, जो कि दूसरा चैप्टर है। ठीक है, हम यहाँ पे जो सेकंड पेपर हमारा एजुकेशन 4 है, इसको ब्रीफ में देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी गई। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, ओवरऑल सारी चीज़ें जितनी पहले चैप्टर में दी गई थी सब हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लिया। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखेंगे इनमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियाँ, हमारे पहला दूसरे चैप्टर का नाम है। प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो गठित की गई आयोग हैं, जो समितियाँ गठित की गई हैं, वो क्या हैं, क्यों की गई, कैसे कैसे हैं, सारी चीज़ें हमको फुल डिटेल में डिस्कस करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कमीशन एंड कमेटीज इन रेफरेंस टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये यही बात हिंदी में है, यही बात यहाँ पे इंग्लिश में है। कमीशंस एंड कमेटी इन रेफरेंस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, चैप्टर का ये नाम है आपका। और इस चैप्टर के नाम के बाद आपका सबसे पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है और आता है, यही है स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पढ़ने से पहले हम किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं या देखते हैं या समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें दी गई हैं, तो हमारे लिए पूरे एक ओवरऑल की जो एक इमेज होती है वो हमारे दिमाग में, जैसे होता है ना कि कोई मूवी देखने से पहले हम ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर रिलीज़ होता है, क्यों होता है, एक आकलन हो जाता है कि क्या होगा मूवी में। तो वैसे यहाँ पे है कि कभी किसी चीज़ का आप पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। जो ब्रीफ में आगे स्टार्टिंग में संक्षिप्त में दी रहती है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको पूरे एक सारांश आपके माइंड मैप में बना देता है कि क्या चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी। ठीक है, यहाँ पे है, पहले हेडिंग देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा की संक्षिप्त जानकारी। शिक्षा के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट मैटर क्या है, मैटर है कि स्वतंत्रता के पूर्व जब हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में, उसके पहले शिक्षा के लिए क्या क्या था, कैसी शिक्षा थी, कौन सी समितियाँ थी, कौन से आयोग थे, शिक्षा होती थी नहीं होती थी, कि तमाम चीज़ें। जैसे हमने जो हमारा पहला वाला पेपर है 50 नंबर का वर्तमान वाला, उसमें हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो कैसे कैसे चीज़ें हैं उसमें, गुरुकुल प्रणाली वगैरह वगैरह है, सब कुछ जो चीज़ें थी, जो टाइम पीरियड था, वो स्वतंत्रता के पहले, इंडिपेंडेंट के पहले था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर आ रही कि स्वतंत्रता के पहले। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, समझना है। हमारे लिए ये नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे। ये जो सब्जेक्ट है और ये जो सेकेंड चैप्टर है, इससे प्रश्न आपका सीटेट में, सुपर टेट में और स्टेट में, तीनों टेट में, हर पेपर में ये बहुत आता है। ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो चैप्टर आपका एजुकेशन, ये वाला एजुकेशन है, इससे बहुत प्रश्न बनता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे ज़्यादा डेट्स पूछी जाती है इसमें, डेट बहुत दी गई है, बहुत डेट पूछती है। क्या दिया है देखते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के 50 वर्ष पूर्व, भारत जब आज़ाद हुआ है भारत, तो उसके 50 साल पहले प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूक हुए लोग, उनके बारे में सोचे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहीं। भारत में मिशनरियों एक मिशनरीज थे, ठीक है, इनके द्वारा आधुनिक शिक्षा, जो मॉडर्न एजुकेशन थी, उसका आरंभ हुआ था भारत में। इंडिया की बात की जा रही है। इंडिया में जो भारत में स्वतंत्रता के पहले शिक्षा की जो शुरुआत हुई है, मिशनरियों के द्वारा की गई, ये बात कही जाती है। ठीक है, हर एक विद्वान अलग अलग मत को सामने रखते हैं, इसलिए ध्यान से पहले बातों को सुनिएगा। मिशनरियों के द्वारा शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ और इनका प्रमुख उद्देश्य भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था।
ये किस धर्म के थे? कैथोलिक धर्म के थे। और ये भारत में जो शिक्षा फैलाना चाह रहे थे, इन्होंने जो आरंभ किया शिक्षा का, उसका मेन मोटिव क्या था कि ये कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहते थे, ठीक है, जिस धर्म के ये अनुयायी थे। इस क्रम में भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, इसी क्रम में जो भारत है, इंडिया है, उसमें जो विदेश की कंपनियां, वहाँ उन पे क्या हुआ, उनका आगमन हो गया। कहाँ? इंडिया में हो गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी भूमिका थी। जिस समय जो ये कंपनियां इंडिया में एंटर कर रही थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी के साथ हमारे भारत में आई, ठीक है। देखिए, यद्यपि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के आगमन का मुख्य उद्देश्य व्यापार था, लेकिन जब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर की, उस समय से वो बिजनेस के पर्पज से एंटर की थी, ठीक है। लेकिन जब मिशनरी पहले से आए हुए थे, उनका ये प्रचार प्रसार करना, कैथोलिक धर्म को फैलाना, रहना, ये सब चीज़ों का जब प्रचलन उन्होंने देखा, तो धर्म का प्रचार करना था, मतलब जो कैथोलिक धर्म का प्रचार हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे देश के पर्याप्त भूभाग की शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। यही सब कुछ देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी पर आई तो व्यापार करने, कब्जा करने के पर्पज से नहीं आई थी। लेकिन ये प्रचार प्रसार देखना और लोगों का भी आगमन होना इंडिया में, उनका भी इसी तरह का रवैया होना, धीरे उनको सब समझ में आने लगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि पूरी इंडिया की बागडोर अपने हाथ में हम क्यों न ले लें। ये इच्छा उनके मन में जाग गई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। फिर देखिए, अपनी सत्ता को, अपनी पोजीशन को, अपनी प्रजा को चिरस्थायी परमानेंट बनाए रखने के लिए कंपनी के थ्रू भारतीयों की शिक्षा के प्रति ध्यान दिया गया। अब इनको क्या था, मिशनरी जो आए थे, वो चाहते थे कि हम इंडिया में रहें और अपने कैथोलिक धर्म का प्रचार करें, ठीक है। कब्जा करने की नीयत नहीं थी उनकी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई तो बिजनेस करने थे, लेकिन वो जब आ गई, इन लोग को देखा, सबको देखा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ में सब कुछ जब भांप लिया उन्होंने, तो उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना भारत को हम अपने हाथ में ले लें। अब इतनी बड़ी जनता है, इतना बड़ा देश है, कैसे हाथ में ले सकते थे। तो उन्होंने राजनीति की। राजनीति करने में क्या किया उन्होंने, जो नब्ज होती है, अगर किसी को हराना रहता है तो उसकी कमजोरी ढूंढते हैं लोग, किसी को मारना होता है तो उसकी फैमिली को पकड़ते हैं, खासकर बीवी को, उसके बच्चे को। तो यही चीज़ देखी जाती है कि नब्ज पकड़ते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ब्रिटिशर्स तो थे ही, वो पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड थे, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ माहौल को देखने को नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने एक यही सबसे बड़ा उनकी नब्ज पकड़ी कि उनको शिक्षा देने की कोशिश की, और शिक्षा के थ्रू ही ये पूरा कंट्रोलिंग लेना चाहते थे, ठीक है। शिक्षा के प्रति उन्होंने ध्यान दिया, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शिक्षा का जब उन्होंने बागडोर लेने की कोशिश की, तो उसी वक्त वो ये सोचे कि अगर मैं बागडोर ले लूँगा तो ये कंट्रोलिंग पावर उनके हाथ में आ जाएगी। शिक्षा के थ्रू वो पूरा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके ऊपर? भारतीयों के ऊपर, ठीक है। लेकिन तत्पश्चात मिशनरियों ने सर्वप्रथम चिंसुरा और नागापट्टनम इत्यादि स्थानों पर विद्यालय के स्थान। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि मिशनरी भी इस बात को समझने लगे, क्योंकि वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनके दिमाग में ये बात आ रही थी, वो भी बाहर से आए थे, फॉरेनर्स तो थे ही। उन्होंने चिंसुरा एक स्थान था और नागापट्टनम एक स्थान था, वहाँ पे जाके स्कूल को ओपन कर दिया, ठीक है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी राजनीति से काम कर रही थी और मिशनरी अपनी राजनीति से काम कर रहे थे। जब वो देखे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके ऐसी चीज़ को पकड़ रही है जो उनको एक पूरा एकदम नींव है, हिला के रख देगी, तो ये जाके सबसे पहले क्या की, वो तो सोच ही रहे थे, अभी इससे पहले वो धर्म का प्रचार कर रहे थे, अब वो क्या करने गए, तो खट्टे से स्कूल को ओपन कर दिया उन्होंने, फटाक से विद्यालयों को ओपन करवा दिया, उनकी स्थापना करवा दी अलग अलग स्थानों पर। इन विद्यालयों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारी थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी, ध्यान रखिएगा, डच लोग अलग आए हुए थे, उनके जो कर्मचारी थे उनको, और कुछ भारतीयों के जो पालक थे उनको शिक्षा दी जाती थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ और भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग थे, उनको कर्मचारी के जो बच्चे थे और तमाम लोग, और जो भारत के भारतीय बालक थे, जो भारतीय बच्चे थे, लड़की लड़के जो भी थे, उनको शिक्षा प्रदान करना की शुरुआत इन्होंने करवा दी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ। इसके बाद ही फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, मिशनरी और अनेक विद्यालय की स्थापना। अब उस समय व्यापार करने कई लोग आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये अंग्रेज, मिशनरी, जितने भी लोग व्यापार करने आए थे, कोई जाने की नीयत, तो पहले तो कब्जा करने की नीयत से नहीं आए, लेकिन जब आए और उन्होंने पूरा आकलन को कर लिया, देख लिया क्या है हकीकत क्या है, तो सबके मन में लालच आ गई। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, ठीक है। अब सब चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया पे कब्जा कर लें, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है।
ये उन्होंने क्या किया, आप सब ने क्या किया कि अब सब जैसे होता है ना कि एक ही चीज़ को पाने के लिए कई लोग रहते हैं तो सब अपना प्रेजेंटेशन बेस्ट देते हैं। अब सब चाह रहे थे कि हम ऐसे घुल मिल जाएं, ऐसे करने लगे कि भारतीय हम पे विश्वास करने लगे। तो कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ उनकी मदद कर रहा है। यही सब प्रयास वो सब लगे और अनेक विद्यालय, इस तरह बहुत सारे विद्यालय की स्थापना हो गई। विभिन्न विषय के अतिरिक्त जो है दस्तकारी, हस्त निर्मित, दस्तकारी का मतलब होता है जो हाथों से निर्मित व्यवसाय होता है, उनकी भी शिक्षण देने लगे। मतलब ये है कि भारतीयों के नींव को पकड़ा कि इनके पास शिक्षित नहीं है। शिक्षा की नींव को पकड़ने के बाद इन्होंने क्या किया पता है, जो व्यावसायिक चीज़ें थी जिससे बिजनेस हो सके, ठीक है, उसकी शिक्षा भी देने लगे ताकि कुछ लोगों को रोजगार भी मिल पाए, क्योंकि उस समय रोजगार वगैरह इतना तो था नहीं। तो रोजगार के प्रति पैसे के लालच में भारतीयों को शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सब प्रशिक्षित थे ही ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बाहर के लोग। इस तरह से वो कोशिश किए कि इनको हम लाओ शिक्षा देते हैं, ये इनको 2 रुपये 4 रुपये मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा, ये काम करेंगे। फिर ये वो उस वक्त तो इस मोटिव से थे कि हम उनको लाओ लालच देंगे तो उनके ऊपर कंट्रोलिंग हमारी रहेगी, ठीक है। ये सारी नीयत से वो काम करने लगे, ऐसे ऐसे प्रशिक्षण के सेंटर खुलवाए वगैरह वगैरह चीज़ें, पैसा खर्च किए। अंग्रेज मिशनरियों अंग्रेज और मिशनरी और व्यापक स्तर पर बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग विद्यालय की दोनों ने मिलकर खूब सारे विद्यालय खोल के स्थापना करवा दी। और विद्यालय में अनेक कर्मचारी और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया। सबसे पहले क्या किया कि फ्री का एजुकेशन कर दी, ठीक है। बात को समझिएगा, बहुत ही ढंग तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये सब एक दो बार आप ऐसे देख लीजिए बस, और कुछ है नहीं, पता होना चाहिए बस। उन्होंने क्या किया कि पूरा जो है सबसे पहले ये था कि लालच दे दो उनको, फ्री में सब कुछ कर दिया। अब जहाँ मर्जी वो वहाँ जाए, जिसकी मर्जी वहाँ जाए, जिसकी मर्जी वहाँ, और दोनों ने कर दिया, दोनों स्थापना करवाए, दोनों ने कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, अंग्रेज मिशनरी ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार का केंद्र माना था। लेकिन अंग्रेज मिशनरी जो थे, ये सब लोगों ने बंगाल को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सेंटर मान लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की धर्म विरोधी नीति से मिशनरी को निराशा, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनके विरोध में खड़ी हो गई, इनके कैथोलिक धर्म के विरोध में खड़ी हो गई। और मिशनरी उतना कब्जा नहीं कर पाए, अपनी बात को फैला नहीं पाए, अपना प्रचार प्रसार कर नहीं पाए। और ईस्ट इंडिया जो धर्म विरोधी नीति से चल रहा था कि नहीं, इनके धर्म को हम इंडिया में नहीं फैलने देंगे, इंडिया में इनका असर नहीं पड़ने देंगे, इससे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रबल थी, जीत गई और मिशनरी को हारना पड़ा, ठीक है। इसके बाद मिशनरी और उनके मित्र ने धर्म प्रचार कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड में प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे ये जो इंग्लैंड में इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अब जब मिशनरी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, वो अपनी बात को नहीं रख पाए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए अपनी इच्छा मनसा के अकॉर्डिंग, वो जाके इंग्लैंड में धरना प्रदर्शन देने लगे। इंग्लैंड में जो है अब आंदोलन को प्रारंभ कर दिया, ठीक है। फिलहाल यहाँ से ये लोग जा चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही थी उस समय। फिर देखिए, अब आंदोलन करने वाले प्रमुख स्थान में चार्ल्स ग्रांट का नाम आता है। ये नाम याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, यहीं पे लिखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी लोग लिख लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को, किसी को कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं आपको सिर्फ एक स्टोरी के रूप में बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताइए। ये देखिए इंपॉर्टेंट आए, ये नाम याद आया, कैथोलिक धर्म मिशनरियों का, वो याद रखिएगा। 2 मोटे मोटे चीज़ें आपको अभी तक फ़िलहाल ऐसी मिली हैं जो आपके प्रश्न को एराइज करेगी, ठीक है। देखिए आगे, चार्ल्स ग्रांट, ये चार्ल्स ग्रांट का नाम कोई नहीं भूलेगा। चार्ल्स ग्रांट ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत था, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करता था और उसने अपनी पुस्तक में हिंदू मुसलमान अज्ञानता को, हिंदू मुसलमान की जो अज्ञानता थी उसको रिप्रेजेंट किया था। वो भी हिंदू मुसलमान जो भारतीय थे, उनके निवारण के लिए पंचमुखी योजना भी बनाई थी इसने। उनकी जो बातें थी उनको ध्यान में रखते हुए पंचमुखी योजना भी बनाई थी, ठीक है, जिससे भारत में विद्यालय की स्थापना हुई। धीरे धीरे विद्यालयों की स्थापना और ज़्यादा अच्छी हुई और अंग्रेज द्वारा शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई। और अब तो कोई था नहीं, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों की शिक्षा का संपूर्ण जिम्मा ले लिया। पूरी व्यवस्था की गई, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या बढ़ाना है, क्या प्रशिक्षण देना है, सारी चीज़ों की कंट्रोलिंग, शिक्षा का एक जो मुद्दा था उसका कंट्रोलिंग इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अंतोगत्वा ये पा ही गए, ठीक है, जो ये चाहते थे, ठीक। अब देखिए, अपने प्रस्ताव के द्वारा ग्रांट ने भारत की शिक्षा हेतु रूपरेखा तैयार की जिससे भविष्य में मान्यता दी गई। और अपनी जो ग्रांट थी, जो उनका मैनिफेस्टो था, जो उन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए थे, उसको भारतीयों पर लागू करवाया और आगे भविष्य में उसके लिए मान्यता भी प्राप्त हो गई, ठीक है।
कि हाँ ये सब कुछ सही है और इसको सुचारू रूप से चलने दो, आगे बढ़ने दो। ठीक है। एक साहब है नरुल्ला एवं नायक, उन्होंने कहा है कि ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना। तो भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो नाम आएगा चार्ल्स ग्रांट। इसीलिए मैंने आपको ग्रांट का नाम बताया, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या हुआ, 1765 में कंपनी ने शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा देने पर एक समिति रह गई, मतलब एक समिति को बनाया कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। इसके बाद शिक्षा नीति संबंधी परिवर्तन भी बहुत सारे हुए, अलग अलग पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए गए, उच्च शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई, हायर क्लासेस के एजुकेशन के लिए संस्था को ओपन किया गया। इसके बाद 1781 में कोलकाता और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। फिर 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। फिर क्या हुआ, धीरे ये सारी चीज़ें स्वतंत्रता, कभी कभी बोलते बोलते वो आवाज़ लड़खड़ा जाती है। स्वतंत्रता की जो बात यहाँ पे की जा रही है वो यहाँ पर ये है कि सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट के पहले की हैं कि कौन सा कब बना, कलकत्ता का जो विद्यालय बना, ठीक है, विश्वविद्यालय यहाँ पे देख सकते हैं 1781 में, 91 में बनारस, ये सारी चीज़ें जो आज बहुत फेमस है तब के टाइम पे बनाई गई थी। क्या क्या फैलाया गया, कैसे कैसे विस्तार करना, सब कुछ सोच के काम किया गया। ठीक है। अब देखिए शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में पास किया गया था। नीति से रिलेटेड बहुत सारे सरकारी बजट के प्रस्ताव पास किए गए थे जो 1913 में पास किए गए थे। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रयास तभी से किया जा रहा था जो आज भी मुहिम छिड़ी हुई है। मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 बनाया गया था। मुंबई के शिक्षा अधिनियम को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बनाई गई थी। स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा की नवीन योजनाएं बनाई गई। स्वतंत्रता से पहले भारत में बहुत सारी शिक्षा के लिए नवीन योजनाओं को भी बनाया गया था कि क्या क्या योजना होनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, क्या उचित है क्या नहीं है, कैसे सारा काम होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है। योजना में जैसे आप नाम देखिए तो विद्या मंदिर योजना, वॉलंटरी स्कूल योजना, बेसिक शिक्षा योजना, ये 3 नाम है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। बेसिक शिक्षा योजना क्या होती है, ऐसे प्रश्न आपको आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है टॉपिक। देखिए मैंने आपको ये सारी बातें यहाँ पर बताई। इसी तरह से मतलब मिशनरियों ने सबसे पहले आरंभ किया, आए थे, प्रचार प्रसार करने की पूरी कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, प्रशिक्षण वाले जो व्यवसाय वाले सामान थे, काम थे, उनको देने की कोशिश की, ऐसा प्रशिक्षण दे कि ये लोग 2 रुपये कमा भी सकें, ये सोच भी रखी, उनका पूरा खर्चा उठाया। सिर्फ ये सारी चीज़ जो उनको कुछ किया तो उसके पीछे कारण था कि वो अपनी भागदौड़ पूरी लेना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले शिक्षा का जो पिलर था उसको हिलाए। ठीक है, ये सारी उनकी चाल थी, ऐसी सोच थी कि ये करना है वो करना है, ये तमाम चीज़ें लोग सोच के आए थे। आप 2 नाम याद रखिएगा, ग्रांट का, कैथोलिक धर्म का, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या हुआ, यही सारी चीज़ें ऐसे ही इंडिया में शुरुआत हो गई। ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए ये कुछ पॉइंट आपके सामने है। 1813 का आज्ञा पत्र। अब ये जितने भी टॉपिक, आपका जो टॉपिक चल रहा है स्वतंत्रता के पहले शिक्षा, इंडिपेंडेंट के पहले क्या शिक्षा का, 1927 से पहले कैसे ये शिक्षा थी, पढ़ाई क्या था, यही सारी चीज़ें आपको अच्छे से ब्रीफ में जाननी है। उसके लिए आपको 1813 का आज्ञा पत्र पढ़ना होगा। क्या है आज्ञा पत्र? 5 पश्चात विवाद को देखना होगा, लड़ाई, इसमें एक लड़ाई हुई है, वो लड़ाई क्यों हुई है। मैकॉले का एक विवरण पत्र है, वो भी आपको इसमें समझना होगा कि ये इन्होंने पत्र क्यों दिया था। विलियम बैंटिंग की शिक्षा नीति है, इन्होंने अपनी पॉलिसी शिक्षा के लिए रखी थी, उसमें क्या क्या रखा था, कि कब तक चली नहीं चली, ये सब पढ़ना होगा। लॉर्ड ऑकलैंड का योगदान आपको पढ़ना, एक निस्पंदन का सिद्धांत है वो भी आपको पढ़ना होगा। वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र आपको पढ़ना होगा कि इन्होंने क्या क्या घोषणा शिक्षा के लिए की थी। बहुत सारे प्रयास, सराहनीय प्रयास जो है शिक्षा के लिए इन लोगों की तरफ से समितियां बनाई गई, नीति बनाई गई और किया गया है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया, क्या था शिक्षा आयोग भारतीयों के लिए, ये सब भी बातें आपको सब पढ़नी, सब स्वतंत्रता से पूर्व है। ठीक है, इंडिपेंडेंट से पहले की बातें हैं सारी। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, इन्होंने क्या बनाया, शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर क्या क्या पॉइंट को रखा, सब कुछ आपको पढ़ना होगा फुल डिटेल में। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है इस बार का। ये जो चैप्टर है, ये जो किताब ही है ना आपकी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पूरा शिक्षा बताई जाएगी, कहाँ शुरुआत हुई, क्यों लाया गया, क्या रीज़न था, क्या क्या हुआ, पहले कौन पॉलिसी लाया, कैसे शिक्षा नीति के बारे में 2005 वगैरह वगैरह जो है सब बदलता है, क्या है, कैसे, सब कुछ आपको फुल डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की ये क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद आपको समझ में आएगा, हेल्पफुल लगा होगा। हम इस तरह से इसके आगे अब सारे टॉपिक्स को देखेंगे। पहले आज्ञा पत्र देखेंगे, फिर जो जो टॉपिक है वो सब कुछ आराम से करते हुए चलेंगे फुल डिटेल में डिस्कस के साथ। ठीक है,
मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे ज़रूर करते हुए जाएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।